हमारा उत्साहवर्धन करे। भाई पहली बात करूं, पहली एक बात मारी माननी पड़े। पहली मारी बात मानो तो बात करूं। ये जितने कैमरा वाले खड़े सब उधर चल जाए। ये जो नीचे बैठे हैं उनको दिखता नहीं है, उसके बिना उन सब या तो आधे इधर आ जाओ, आधे इधर आ जाओ। ये नहीं चल सकता कि सारे लोग आप यहाँ और आप ये 3 आदमी रिकॉर्डिंग करने वाले नीचे बैठ जाओ भाई, अपने कैमरे को चालू करके। कोई खड़ा हुआ नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। जो जिसको सेट करना है वो सेट करे और नीचे बैठ जाए। एक भी आदमी खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए यहाँ। हम देखो मैं थारी बात मानी, अब थाने हमारी बात माननी पड़ी। मानो कि नहीं मानो? 2 ही हाथ ऊंचा करो, मुट्ठी बंद करो और पूरी जितनी ताकत है उतना जोर लगा और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश द्वारा राजस्थान की इस नकारा निकम्मा सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ राजस्थान के 4 कोनों से प्रारंभ हुई परिवर्तन का संकल्प लेकर के और राजस्थान की आम आवाम में परिवर्तन का संकल्प दृढ़ से दृढ़तर करने के लिए राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले परिवर्तन यात्राओं की श्रृंखला में आज पाली के इस पड़ाव पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र की धरती से, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के महाराष्ट्र के विकास की जवाबदारी, जिम्मेदारी संभालने वाले मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पर उपस्थित हम सब की बड़ी बहन जो प्रेम के साथ इस संगठन के ताने बाने को सुदृढ़ करने के लिए अनवरत यहां राजस्थान में साधना करती हैं, ऐसी संगठन की सह प्रभारी आदरणीय विजया राटकर जी, पाली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब, राज्यसभा के सांसद और इस यात्रा के संयोजक आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, पूर्व सांसद मेरे बड़े भाई आदरणीय पुष्प जैन जी, पाली के यशस्वी विधायक और देवेंद्र भाई ये विधायक कम है, डॉक्टर ज्यादा हैं। ऐसा कहते हैं। एक मिनट सुनो भाई, पहले मेरी बात सुनो। मैं सही से पूछूं जो जवाब दो नहीं। यूं कहवे पाली में और लोग मारवाड़ में मिनक बात करे कि कोई मांदो हो जाओ ना पाली में, वो डॉक्टर पढ़ने करने पच जावे, पहली जो है वो ज्ञान जी रखन जावे। सही बात है क्या? पाली के यशस्वी विधायक आदरणीय ज्ञानचंद जी पारक, जालोर के विधायक आदरणीय जोगेश्वर जी, सुमेरपुर के विधायक आदरणीय जोराराम जी, पूर्व विधायक आदरणीय मदन जी राठौड़, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और किसान नेता आदरणीय जगबीर चाबा साहब, पाली की यशस्वी जिला प्रमुख आदरणीय रश्मि सिंह साहिबा, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सांवला राम जी, महेंद्र कुमावत जी, पाली के वरिष्ठ नेता डेयरी के चेयरमैन आदरणीय प्रताप सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी पाली परिवार के मुखिया और हम सब के पालक जिले के अध्यक्ष आदरणीय मंचाराम जी, और आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हम सब लोग अपने आप को धन्य समझते हैं कि इस मंच पर आदरणीय परशुराम गिरी जी महाराज का सानिध्य और आशीर्वाद भी हम सबको मिला है। मैं एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं,
कि हमारे आए हुए सभी मेहमानों का जोरदार ताली बजा करके एक बार स्वागत करिए। गूंज यहां से लेकर के वहां तक, उस छोर तक मुझे सुनाई देनी चाहिए। मित्रों, देश में दो तरह की सरकारें काम कर रही हैं। एक माननीय मोदी जी की सरकार, जो 2014 में जब जन आशीर्वाद लेकर के पहली बार अस्तित्व में आई, तब से निरंतर देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ में काम कर रही। देश के संसाधनों में गरीब का पहला हक है, इस मंत्र के साथ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पहले से, जनसंघ के जमाने से जो दीनदयाल जी ने दर्शन दिया था कि गरीब को गणेश मान करके समाज के विकास की अंतिम पंक्ति में, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का हम न रुकेंगे, न थमेंगे और न विश्राम ही करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर के जो यात्रा चल रही थी, आज उसको धरातल पर साकार करने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही। मैं योजनाओं की बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अनेक वर्षों तक इस देश में, दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देकर के सत्ताओं की ऊंचे पद हासिल किए गए। नेहरू जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, राजीव गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, नरसिम्हा राव जी ने भी गरीबी हटाओ की बात की। अब उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए थे, वो बेचारे बात ही नहीं करते थे तो नारा कहां से लाते। लगातार दशकों तक कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सब्जबाग दिखाकर, आईना दिखा करके देश के गरीबों के साथ में छलावा किया। और क्योंकि सरकारें अभाव में काम करने की आदी हो गई थी, देश का गरीब निरंतर विकास के लिए इंतजार कर रहा था। 68 साल बीत जाने के बाद में भी देश की 60% से ज्यादा आबादी के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश के 60% घरों में सामान्य गैस के सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी। आजादी के 68 साल बीत जाने के बाद में भी देश के 4 करोड़ लोगों के घर में बिजली नहीं थी। 18,000 पंचायतें बिजली बिना थी। हजारों हजार गांव ऐसे थे देश में जहां तक सड़क नहीं पहुंची। देश के लोगों को, सामान्य गरीबों को आवास के लिए भी कई कई सालों से इंतजार करना होता था। उस परिस्थिति को बदल करके एक नया मंत्र माननीय मोदी जी ने दिया। गवर्निंग का, प्रशासन का, शासन का एक नया फॉर्मूला मोदी जी ने देश को दिया, और वो था कि जो भी योजना हम हाथ में लेंगे, वो योजना बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी तरह के तुलना किए हुए, न वोट के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न चुनाव के परिणाम के आधार पर और न मजहब के आधार पर, बिना किसी भी तरह का भेदभाव किए हुए हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले जो पात्र है। ये व्यवस्था जब देश में प्रारंभ की, और जो योजना प्रारंभ करेंगे वो योजना हर गरीब तक पहुंचनी चाहिए। इस लक्ष्य के साथ में धरातल पर योजनाओं को उतार करके गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। पहली बार देश के गरीब को लगा कि कोई सरकार है जो सरकार गरीब के हित के लिए सोचती है, गरीब को दृष्टि में रख करके सारी योजनाओं का निर्माण करती है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने गांव में जब शौचालय बनना प्रारंभ हुए थे, क्या आपसे किसी ने पूछा था? मेरी माताएं बहनें पूछी बैठी हैं, क्या आपने वोट किसको दिया था? कोई आपने पूछो कि देखिए ने वोट दियो? कोई आपने पूछो कि थारे गांव में बीजेपी जीती, कांग्रेस जीती? कोई आपने पूछो कि थे भगवान राम ने मानो, कोई और दूसरा भगवान ने मानो? कोई आपने पूछो कि भाई थे अब की बार सरपंच में बीजेपी वाला ने जितायो, कांग्रेस वाला ने जितायो? जिला परिषद में रश्मि सिंह जी ने वोट दिया कि नहीं दिया? कोई आपने पूछताछ करी? केवल और केवल बिना किसी भेदभाव के कि हर व्यक्ति तक लाभ न पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, इस लक्ष्य को लेकर के योजनाएं बनाई। आज उसका परिणाम सामने है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए। अब तक वर्षों तक देश में
गरीबी हटाओ का नारा देकर के जो सरकारें चलती थी, उनके समय में गरीबों की संख्या कम होने के बजाय निरंतर बढ़ती जा रही थी। ये मोदी जी की सरकार आई है पहली बार, तब देश के 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। गरीबों के जीवन में पहली बार परिवर्तन आया। गरीब को यह लगने लगा है कि मैं मूलभूत जो आवश्यकताएं थी, बुनियादी जो आवश्यकताएं थी, उनकी आपाधापी से, उनके पीछे दौड़ने से पहली बार मुक्त अपने आप को महसूस करता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक 5 साल तक इन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के बाद में, अभी पीपी चौधरी साहब कह रहे थे जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। माननीय मोदी जी का संकल्प था कि 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाओं से मुझे वो काम करने की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी। अब मामारो ब्याह हुए और महापुरुष विवेचित भाणजो भूखो रह सकेगी। मेरे कलम में ताकत थी आप लोगों की दी हुई। 30,000 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया। सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी प्रदेश को मिला वो राजस्थान को मिला, क्योंकि मैं जानता था देवेंद्र भाई, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में। मैंने अपने बचपन में माताओं बहनों को देखा है, जब बच्ची 6-7 साल की उम्र की होती है तब वो अपने घर से अपनी मां के साथ, अपनी काकी के साथ, अपनी चाची के साथ, अपनी मासी के साथ, अपनी नानी दादी के साथ में, अपनी बुआ के साथ में कौतूहलवश छोटा सा मटका लेकर के और पानी लेने की यात्रा प्रारंभ करती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती, परिवार में, समाज में उसकी भूमिकाएं बदलती थी। उम्र बढ़ने के साथ बड़ी बेटी हो जाती, शरीर का सामर्थ्य बढ़ता, ताकत बढ़ती, शरीर में शक्ति बढ़ती। जितनी शक्ति बढ़ती उतने उस मटके की साइज भी बढ़ती थी। और बाद में जवानी तक पहुंचते पहुंचते उस एक मटके के ऊपर दूसरा मटका, और दूसरे मटके के ऊपर वो छोटे वाला मटका, 3-3 मटके उसके सिर पर आ जाते। समाज में, परिवार में उसकी भूमिका बदलती। बड़ी होने के बाद में विवाह हो जाता, छोटी बेटी से बड़ी बेटी, और विवाह होकर के किसी परिवार की बहू बन जाती है। बहू बनने के बाद में बच्चा हो जाता, वो बच्चों की मां हो जाती। बच्चे बड़े हो जाते, घर की बड़ी बहू बन जाती। घर की बड़ी बहू बनने के बाद में बेटी की शादी होने के बाद में सास बन जाती। बेटे की शादी होने के बाद में सास बन जाती, और उनको बच्चे हो जाते तो दादी और नानी बन जाती। उसकी भूमिकाएं बदलती थी, लेकिन एक चीज नहीं बदलती थी, वो 8 साल से लेकर के 80 साल तक उसके सिर पे वो मटकों का बोझ निरंतर बना रहता। जैसे जैसे बुढ़ापा आता, शरीर कमजोर होने लगता, और वो मटकियां वापस नीचे उतरने लगती थी। पहले छोटे वाला मटका उतरता, फिर उसके बाद ऊपर वाला उतरता, और जब 70 साल रा बाबू सा हो जाता नहीं, जन वो छोटो गडोलियो माथा माथ रह जाता, तो कमर झुकेड़ी पानी लाणो पड़तो कि नहीं लाणो पड़तो? आप लोग बिराजे हो इतना जना, मैंने बताओ पानी अपन लाणो पड़तो कि नहीं लाणो पड़तो? और उसके बाद में भी कैसा पानी? मेरे पश्चिमी राजस्थान में फ्लोराइड की समस्या है, पूरे गंगा के क्षेत्र में आर्सेनिक की प्रॉब्लम है, कहीं हैवी मेटल्स हैं, कहीं आयरन है। और मां जो पानी भर करके लाती है बाहर से, वो ये जानती है कि या तो ये खारा पानी है या फ्लोराइड वाला पानी है। ये मैं मेरे कलेजे के टुकड़े को, मेरे बेटे को पिलाऊंगी, मेरे सुहाग को पिलाऊंगे, उसके दांत पीले हो जाएंगे, हड्डियां मुड़ जाएंगी, शरीर असमर्थ हो जाएगा। कल्पना कीजिए उस मां का कि फिर भी वो वही जहरीला पानी पिलाने के लिए मजबूर थी। देश के ऐसे 16 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को इस अभिशाप से मुक्त कराने का संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम करना प्रारंभ किया। और मैं गर्व के साथ में आज कह सकता हूं कि 2.5 साल कोरोना की आपदा होते हुए भी आज देश में 13 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी माताओं बहनों को अब पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। 3 करोड़ से लेकर के 13 करोड़ तक पहुंचे, 16% से लेकर के 68% तक पहुंचे। लेकिन मोरियो पगाम ही देखे नहीं, जने रोया करे। जो मोर होता है ना देवेंद्र भाई, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वो जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसका आंसू आ जाते हैं। मेरे पैर, मेरी कलंगी इतनी सुंदर है, मेरी कलर इतना सुंदर है, मेरी गर्दन, पंख सब इतने खूबसूरत हैं, लेकिन मेरे पांव भगवान ने इतने बदसूरत बनाए। जब वो अपने घर की तरफ देखता है उसको रोना आता है। इस राजस्थान को मैंने 30,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार की बंदर बांट हुई, ठेका अपने लोगों को दिलाने के लिए
बार बार टेंडर कैंसिल हुए, बार बार टेंडर कैंसिल हुए, और उसके बाद में भी काम जिस तरह से हो रहा है, कहीं पाइप खराब, कहीं जमीन में पाइप ठीक से नहीं डाला, पाइप डालने में भी भेदभाव। मोदी जी कहते हैं हर घर में कनेक्शन दो, वो कहते हैं कि इस गांव में हमको वोट नहीं मिला, अभी रोक दो, इसमें काम मत करो। टंकी बनाई तो पाइप नहीं डाला, पाइप डाला तो टंकी नहीं बनाई, नल लगा दिया, अभी जो है टंकी का पता नहीं है। इस तरह की दुर्दशा करने का पाप जो है, पानी पर राजनीति करने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। ठीक इसी तरह से राजस्थान में जिस तरह के हालात अशोक गहलोत सरकार ने बना करके छोड़ दिए। अभी विजयताई दर्द में व्यक्त कर रही थी, राजस्थान में 2 लाख बलात्कार के मुकदमे पिछले 4.5 साल में दर्ज हुए। देश की आबादी में जो लगभग 142 करोड़ है, उसमें राजस्थान का हिस्सा केवल 7 करोड़ 97 लाख है, 5.61%। और राजस्थान में देश में जो कुल बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं, उसका 22% राजस्थान में दर्ज होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी संस्कृति ऐसी थी? क्या हमारे राजस्थान की लोगों की मानसिकता ऐसी थी? गहलोत साहब से पूछा, दिल्ली में एक पत्रकार ने, शुरुआत के साल में जब सरकार इनकी बनी थी, उसके 6-8 महीने बाद में, कि राजस्थान में इतने ज्यादा बलात्कार क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोग फर्जी मुकदमे दर्ज करा देते। फिर भी बाद में मुकदमे नहीं रुके, बलात्कार की घटनाएं होती रही। दोबारा पूछा कि राजस्थान में इतने ज्यादा बलात्कार क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहां राजस्थान में हम केसेस ज्यादा रजिस्टर करते हैं, इसलिए घटनाएं ज्यादा हो रही है। कि पुलिस वाले भाई खड़े, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या बिना केस हुए हुए आप केस रजिस्टर करते हो? क्या बिना बलात्कार हुए हुए कोई पुलिस रजिस्टर करती है क्या केस? अगर करती है तो आप बता दो, नहीं तो मुख्यमंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दे दें। और उसके बाद में जब बलात्कार की घटनाएं नहीं रुकी और मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में रिश्तेदार ज्यादा ऐसे घटनाएं करते। भाई अपन मारवाड़ में आपा कोई माए जाए रिश्तो वे बहन भाई रो, कोई आपने खून रो रिश्तो वे आपा निभावा कि नहीं निभावा, और आपने तो धर्मिला रो राखी डोर डो करना, उन रिश्तो भी आपा बराबर करा कि नहीं करा? उन्नो मायरो भरा कि नहीं भरा? हाथ खड़ा कर बताओ, भरा कि नहीं भरा? उन्नो मायरो उन्हें घर में आनो टाणो वे आपा रिश्तो राखा कि नहीं राखा? आपे कोई ने धर्म बहन बना ला, उन्हें खाते कोई खोटो काम कर सकेगी? तो ये अशोक गहलोत साहब कहते हैं कि यहां पे रिश्तेदार ज्यादा इस तरह की घटनाएं अंजाम देते। और उसके बाद इंतहा हो गई जब राजस्थान सरकार को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रश्न पूछा, तो राजस्थान का सबसे बड़ा मंत्री, सबसे ज्यादा उम्र वाला मंत्री, सबसे ज्यादा ताकतवर मंत्री, मुख्यमंत्री का सबसे नजदीकी मंत्री, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आला कमान से बैठ गया था, वो शांति धारीवाल वहां विधानसभा के पटल पर कहता है कि राजस्थान में रेप ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और जब वो ये कह रहा था मर्दों का प्रदेश है, तो पीछे घूम करके देख रहा था हंसते हंसते, और कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक जो है वो हिंजड़ों की तरह ताली बजा रहे थे। ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, बेशक मर्दों का प्रदेश है। इस राजस्थान के मर्दों ने की मर्दानगी थी कि जितनी भी आंधियां राजस्थान देश की तरफ, भारत की तरफ आई, इस सनातन संस्कृति की तरफ आई, उन सब आंधियों को मुख मोड़ करके अपने भुजाओं के दम पर वापस फेरने का काम इस राजस्थान के लोगों ने किया। देवेंद्र भाई, इस राजस्थान, इस पश्चिमी राजस्थान, इस पाली जिले में जहां हम बैठे हैं, यहां का मध्य महाराष्ट्र के साथ में बहुत गहरा नाता है। जब औरंगजेब की आंधी आई थी और औरंगजेब ने यह तय कर लिया था कि भारत से हम हिंदू धर्म को, इस सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, तब संयुक्त सेनाएं लड़ रही थी। वीर दुर्गादास एक तरफ मारवाड़ को विजयी करके अपने राजा के बेटे को राजा बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में संधि की, संभाजी महाराज के साथ में संधि की, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में संधि की, छत्रसाल बुंदेला के साथ में संधि की, और ये सारे मिलकर के लड़े। तो उस औरंगजेब को भी जो है वो अंततः मुंह की खानी पड़ी और हिंदुस्तान में सनातन जिंदा रहा। और आज ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि नरेंद्र मोदी जी के राज में जहां पाकिस्तान की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद,
जहां चीन की भारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती, जब दिन से गलवान घाटी में भारत के सैनिकों ने आंख में आंख डाल करके जवाब दिया है, चीन ने आगे बढ़ना बंद कर दिया है। अपने बोरी बिस्तर समेट करके 75 साल पहले जिस स्थिति में थे वहां जाकर के बैठ गए। और यहां आज इस 21वीं शताब्दी में मैं आज आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारा खून इतना पतला हो गया है, इस राजस्थान के लोगों का खून इतना पतला हो गया, इस हिंदुस्तान के सनातनियों का डीएनए इतना कमजोर हो गया कि सनातन को मिटाने के लिए 2000 साल में कितने हमले हुए। भारत की वैभव, भारत की संपदा, भारत की संपन्नता, भारत की संस्कृति की ताकत, इसको तहस नहस करने के लिए, लूटने के लिए, भारत के सनातन को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए कितने हमले भारत पर हुए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, चंगेज आए, अरब आए, तुर्क आए, खलीफा आए, गुलाम आए, गौरी आए, गजनी आए, यवन आए, पठान आए, और उसके बाद में बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक मुगल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पोर्टुगीज आए और ब्रिटिश आए। 2000 साल तक इस भारत की सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म को मिटाने के लिए कितने हमले भारत पर हुए। मित्रों, हम सब के पूर्वजों के भुजाओं में की ताकत के आधार पर हमने हर एक मामले को तोड़ करके वापस से सनातन की संस्कृति की धारा को गंगा की तरह निरंतर प्रवाहमान रखा। और आज ये कांग्रेस पार्टी जिस संगठन के साथ में खड़ी है, जो घमंडी अलायंस इन्होंने बनाया है, कैसे लोगों का अलायंस है? एक चारा चोर है, एक दारू का घोटालेबाज है, एक जमीन का घोटालेबाज है, एक नौकरी का घोटालेबाज है, एक कोयले का घोटालेबाज है, एक तरंगों का घोटालेबाज है, एक 2G का घोटालेबाज है। ये सारे घोटालेबाज जिन्होंने मिलकर के 20 लाख करोड़ का घोटाला किया, वो घोटालेबाज आज कहते हैं कि हम भारत से सनातन को मिटा देंगे। मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के आपके सामने पूछना चाहता हूं, ये पत्रकार मित्र खड़े हैं, कि भारत में 140 करोड़ लोगों में से 110 करोड़ लोग सनातन संस्कृति को मानते हैं। 110 करोड़ लोग जो सनातन को बदलना चाहते हैं। मैं अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, मैं जो है खड़गे जी से आज यहां इस मंच पे खड़े होकर के पूछना चाहता हूं, भाई सनातन को मिटाओगे, कुछ ना कुछ तो बनाओगे। क्या बनाना चाहते हो? क्या इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं? क्या इस देश का ईसाईकरण करना चाहते हैं? उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, वरना इस बात पर माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि मित्रों देखिए, एक बात जानता हूं, कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। अब की बार हमारे धर्म को ललकारा है, और इन धर्म के ललकारने वालों को पहला जवाब आज तक 2000 साल के इतिहास में इस राजस्थान की धरती ने दिया है। और अब की बार इस धर्म के ललकारने वालों को पहला जवाब नवंबर के आखिर में चुनाव होगा, इसी राजस्थान की धरती से जाएगा। इसी राजस्थान की धरती जहां महाराणा प्रताप पैदा हुआ, बप्पा रावल पैदा हुआ, पृथ्वीराज चौहान पैदा हुआ, वीर दुर्गादास पैदा हुआ, राजा सूरजमल पैदा हुआ, उसी धरती से जवाब जाएगा, उसी धरती से संदेश जाएगा कि सनातन पर हमला करने वालों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। देवेंद्र भाई यहां हैं, वो विस्तार से आपके सामने बात करेंगे। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, लेकिन इतना आह्वान कराना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब के सामने कि हम राजस्थान में परिवर्तन लाएंगे और इन सनातन को चुनौती देने वालों को समाप्त करेंगे। आप इनको भरोसा दिलाइए, दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए और बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मेरा आमंत्रण, मैं जिस व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं, इस बीच में कुछ जैन समाज के लोग नवकार, महामंत्र नवकार की तस्वीर भेंट करना चाहते हैं, तुरंत कर दे। मैं आप आमंत्रित देना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में मैंने कहा, शौर्य की धरती, महाराष्ट्र से लेकर मारवाड़ की शौर्य की धरती, छत्रपति शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप की धरती तक, जो आकर के एक परिवर्तन का संदेश देने के लिए आए हैं। और वो परिवर्तन का संदेश, फडणवीस जी की बात सुनते ही युवाओं की भुजाएं फड़क उठती हैं और ऐसे दबंग, बहुत ही जबरदस्त बोलने वाले ओजस्वी वक्ता के रूप में आज हमारे सामने पहली सभा आपके द्वारा पाली में ली जा रही है। ये पाली का सौभाग्य है, पाली की धरती में भी शौर्य है, वीरता है, तपस्या है, साधना है। और मेरा निमंत्रण
श्री देवेंद्र जी फडणवीस जो सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे भाजपा सरकार के महाराष्ट्र में, ऐसे उनसे निवेदन है कृपया आकर हम सबका संबोधित करें और हम सब में ऊर्जा का संचार करें। आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करने वाले भारत सरकार के मंत्री और हमारे भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमें आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से पधारे आदरणीय संत श्री परशुराम गिरी जी महाराज, हमारी सहप्रभारी माननीय विजयाताई रहाटकर, आदरणीय पीपी चौधरी जी, राजेंद्र गहलोत जी, हमारे जनप्रिय विधायक ज्ञानचंद पारिक जी, जोगेश्वर गर्ग जी, मनशाराम जी, पुष्प जैन जी, जगवीर छाबा जी, रश्मि सिंह जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अभी अभी मेरे भाई गजेंद्र सिंह जी ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हम सभी को किया है। राजस्थान में परिवर्तन यात्रा लेकर वो निकले हैं और ये परिवर्तन करना है केवल सरकार में नहीं, केवल सत्ता में नहीं, केवल कुर्सी नहीं बदलनी, केवल मुख्यमंत्री नहीं बदलना, केवल मंत्रिमंडल नहीं बदलना, हमें बदलना है आम आदमी के जीवन को, हमें बदलना है गरीब के जीवन को, किसान के जीवन को, मजदूर के जीवन को, उसके जीवन में परिवर्तन आए, इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है। इस देश के अंदर 9 वर्षों में मोदी जी ने जो परिवर्तन लाकर दिखाया, हम सब लोग देख सकते, एक बदले हुए भारत की तस्वीर आज हम देख रहे हैं। मोदी जी ने सबसे बड़ा बदलाव इस देश में क्या किया? एक समय था कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो अंतिम आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं और 85 पैसा भ्रष्टाचार में व्यवस्था खा जाती है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहला नारा मोदी जी ने दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और एक ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर मोदी जी ने बनाई। मोदी जी ने कहा गरीब का पैसा है खाने नहीं दूंगा, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचाऊंगा, एक नया पैसा किसी के जेब में नहीं जाने दूंगा। अरे दिल्ली से 1 रुपया भेजूंगा तो अंतिम आदमी के जेब में पूरा 1 रुपया ही जाएगा। और एक ऐसी व्यवस्था तैयार की कि आज मोदी जी एक बटन दिल्ली से दबाते हैं तो सीधे किसानों के खातों में, मजदूरों के खातों में, गरीबों के खातों में, महिलाओं के खातों में पैसा जमा होता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता, कोई 1 रुपया खा नहीं सकता। इस व्यवस्था को मोदी जी ने बदला और इसी के कारण जो गरीब का था वो गरीबों को मिला। तो गजेंद्र सिंह जी ने बात कही, 14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। और ये हम नहीं कहते, ये हमारा दावा नहीं है, ये दावा यूनाइटेड नेशंस का है,
जो पहले हम पर तंज कसते थे, ये गरीबों का देश है, इस देश में कुछ नहीं होता, गरीबों के साथ अन्याय होता है। आज उसी यूनाइटेड नेशन ने कहा कि शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार अगर कोई होगा तो वो चमत्कार भारत की गरीबी में तीव्र गरीबी का कम होना इस शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार है। और ये चमत्कार करने वाले कौन है बताइए? कौन है? कौन है? कौन है? मोदी जी है। ये मोदी जी ने इस देश के अंदर करके दिखाया। और इसलिए दोस्तों, आज जब एक परिवर्तन हमको देश में दिखाई पड़ता है, हम कहते हैं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अरे जिन्होंने 150, पौने 200 साल तक हम पर राज किया, हमको लूट लूट कर जो अंग्रेज अमीर बने, जो देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बना, उन अंग्रेजों को भी मोदी जी के नेतृत्व में हमने पछाड़ दिया और उनसे भी आगे हमारी अर्थव्यवस्था चली गई। और अब 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। दोस्तों, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब क्या है? कोई पूछेगा मुझे कि भाई अर्थव्यवस्था बढ़ गई, मुझे क्या मिला? जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो देश के अंदर रोजगारी के अवसर तैयार होते हैं। जब अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है तो लोगों के हाथ को काम मिलता है, लोगों के जेब में पैसा आता है और सरकार के पास भी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा आता है। तब देश के अंदर परिवर्तन होता है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, रास्ते बनते हैं, सड़कें बनती है, पुलिया बनते हैं, रेलवे बनती है। देश के अंदर आम आदमी के लिए काम होता है और आम आदमी के हाथ को काम मिलता है। आज आप देखिए, दुनिया में जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विस्तारित हुई, जिनकी बड़ी हुई, उन देशों ने अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आज उसी की कगार पर भारत खड़ा है। और आप में से कई लोगों ने देखा होगा, अरे ऐसा भारत का चित्र हमने नहीं देखा कि जहां भारत के प्रधानमंत्री आगे चलते हैं और उनके पीछे दुनिया के सारे प्रधानमंत्री लाइन लगाकर चल रहे हैं। अरे दुनिया का जो सबसे मजबूत देश है अमेरिका, उस अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं, मोदी जी आप जब हमारे देश में आते हो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, इतने लोग आपके कार्यक्रम का टिकट और पास मांगते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता किसको हाँ कहे और किसको ना कहे। अरे कोई कहता है मोदी जी आप तो बॉस है, कोई मोदी जी के आकर प्रधानमंत्री पैर पड़ते हैं। ये सम्मान मोदी जी का नहीं है, इस भारत देश का सम्मान है जो मोदी जी ने इस भारत देश को दिलवाया। इसलिए आज हम देख सकते हैं दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के हाथों में आया और लगातार पिछले 5 सालों से दुनिया में सर्वेक्षण चलता है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन सा, और 5 साल से पहले नंबर पे हमारे मोदी जी होते हैं, उनके बाद सारे लोग होते हैं। ये भारत को एक मकाम मोदी जी ने दिलवाया, एक मजबूत भारत, जिस भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, ऐसा भारत मोदी जी ने तैयार करके दिखाया। आज हम देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, आंख उठाकर हमारे सामने देख नहीं सकते। अरे वो जमाना भी हमने देखा है, कांग्रेस के जमाने में चीन ने अंदर घुस घुस कर हमारे हजारों वर्ग मील की जमीन अपने कब्जे में कर ली। लेकिन दोस्तों, जहां एक और पूरी दुनिया भारत की वाहवाही करती है, पूरी दुनिया नए भारत की बात करती है, ऐसे समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की निंदा करते हैं। अभी जब पूरे दुनिया के नेता भारत में आकर मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर एक प्रकार से मोदी जी को समर्थन कर रहे थे, उसी समय राहुल गांधी विदेशों में जाकर कह रहे थे चीन ने बहुत अच्छा काम किया, चीन बहुत आगे बढ़ गया, चीन सबसे दूरदर्शी है और भारत
ये दूरदर्शी नहीं है, इसलिए भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब मुझे ये बताइए कि कोई देश का नेता ऐसा भी हो सकता है कि बाहर जाकर अपने देश की निंदा करे? अरे मुझे याद है वो समय कि जिस समय यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की बात करने की परिस्थिति थी और नरसिम्हा राव जी के सामने प्रश्न था, भारत नेशन में पाकिस्तान के सामने दम के साथ कौन रख सकता है, तो एक ही नाम उनके सामने आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और वाजपेयी जी को वहां भेजा और यूनाइटेड नेशन में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार खराब है, उन्होंने कहा मैं भारत से आया हूं और भारत की बात कही और पाकिस्तान को पराजित करते हुए सारे के सारे देशों ने भारत के पलड़े में वोट दिया। ये हमने देखा। एक और देश के लिए अपनी राजनीति को छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी हमने देखी और दूसरी ओर हमारे देश की निंदा करने वाले कांग्रेस के नेता हमने देखे। राहुल गांधी बाहर जा जाकर हमारे देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बताइए क्या ये सही बात है? क्या हमारे देश की ऐसी बदनामी क्या हम सहन कर सकते हैं? अरे तुमको यहां पर लोगों का समर्थन नहीं मिलता, लोग मोदी जी के पीछे हैं। वो इसलिए मोदी जी के पीछे है क्योंकि लोग जानते हैं ये फकीर आदमी है, ये साथ लेकर कुछ नहीं जाएगा, जो है देश के लिए है, 24 घंटे देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, सारा दिन देश के लिए काम करता है, इसके जीवन का क्षण और क्षण और रक्त का कण और कण ये देश के लिए है। इसलिए देशवासी मोदी जी के पीछे है। लेकिन आप जाकर निंदा करते हो। हमारे गजेंद्र भाई ने कहा यह बात सही है, ये सहयोग नहीं है, यह प्रयोग है सनातन को समाप्त करने का। वो स्टैलिन वहां पर कहता है कि हम सनातन को मिटाएंगे। विचार कीजिए इनके क्या विचार है। ये कहते हैं हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म मलेरिया जैसा है, डेंगू जैसा है, ये कोविड जैसा है। और मलेरिया, डेंगू और कोविड को जिस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए उसी प्रकार से सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का पुत्र प्रियंक खड़गे भी कहता है कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में भी एक इनका साथी कहता है सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। अरे सनातन तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन सनातन को समाप्त करने की मंशा रखने वालों, भारत की जनता को समाप्त कर देगी, तुम्हारी राजनीति समाप्त कर देगी। दोस्तों, आज हमको यह निर्णय करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अगर भारत देश में हमारे धर्म को अपमानित किया जाएगा, हमारी संस्कृति को अपमानित किया जाएगा, हमारे संस्कारों को अपमानित किया जाएगा, 110 करोड़ लोगों को यह कहा जाएगा कि तुम जिन भगवानों को मानते हो उनको डेंगू मलेरिया की तरह नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को हम सहन करेंगे? और मैं गहलोत जी आपको पूछना चाहता हूं, आपके पार्टी के नेता जब ऐसी बात करते हैं तो आपके मुंह में क्यों दही बन जाता है? आप क्यों नहीं बोल सकते ये गलत है? आप क्यों नहीं इसकी निंदा कर सकते? अगर गहलोत जी में हिम्मत है तो बोल दे कि मेरे पार्टी के खड़गे जी ने हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की जो निंदा की है मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन ये हिम्मत गहलोत जी आप में नहीं है, क्योंकि आप कुर्सी के लिए राजनीति करते हो। हम कुर्सी के लिए राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, हम देश के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है। दोस्तों, आज क्या परिस्थिति राजस्थान की हम लोग देख रहे हैं। हम गहलोत जी को एक बात के लिए क्रेडिट देना चाहते हैं। अब ये क्रेडिट है कि नहीं आप समझ लीजिए, पर गहलोत जी ने राजस्थान को पहले नंबर पर लाया, बिल्कुल लाया, लेकिन बलात्कार में पहले नंबर पर लाया। गहलोत जी ने भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर लाया, गहलोत जी ने गैंग वॉर में पहले नंबर पर लाया, गहलोत जी ने अनाचार, दुराचार और अत्याचार में राजस्थान को पहले नंबर पर लाया। दोस्तों, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, अरे दोस्तों, जैसे अच्छे काम की रैंकिंग होती है वैसे खराब काम की भी रैंकिंग होती है। देश में एक बड़ी संस्था है
वो देश के सबसे भ्रष्टाचारी राज्य कौन से है उसकी रैंकिंग करता है। और आज पिछले 4 सालों से ये बहुमान हमारे राजस्थान को मिल रहा है। अरे महाराणा प्रताप की धरती, जिस धरती ने यहाँ पर मुगलों के आक्रमण को रोका, जिस धरती ने इस देश के अंदर एक ऐसी ओज जगाई कि जिसके कारण ये पूरा देश खड़ा हुआ, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये 2 ऐसे नाम हैं जो हमारे रक्त को यहाँ पर उत्तेजित कर देते हैं। उस महाराणा प्रताप जी की धरती में आज जिस प्रकार की बातें हमको देखने को मिलती है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर राजस्थान पहुंच गया है। दोस्तों, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। अब सरकार वही होगी जो मोदी जी के साथ चलेगी। अरे मोदी जी से पैसे लेके भ्रष्टाचार करना और मोदी जी को ही गाली देना। हमारे गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए दिए, एक एक घर पानी पहुंच जाता। दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, मैं सवाल पूछना चाहता हूं गहलोत जी को, बताइए किसके जेब में पैसा चला गया, कौन पैसा खा गया, कौन हमारा पानी पी गया, कौन यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहा है? इसका जवाब गहलोत जी आपको देना पड़ेगा, पर आप जवाब दे नहीं सकते। पैसा तो आपके सारे गुर्गे मुर्गे खा गए, लेकिन अब ये जनता छोड़ेगी नहीं, ये जनता परिवर्तन करेगी। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार फिर से यहाँ आएगी और मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार अगर यहाँ पर आएगी तो दोस्तों फिर हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता, राजस्थान की गति को कोई रोक नहीं सकता, राजस्थान को फिर से नंबर 1 बनने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपका आशीर्वाद दीजिए, ये परिवर्तन यात्रा सफल होगी। गजेंद्र सिंह जी, आपकी परिवर्तन यात्रा परिवर्तन लाएगी, ये विश्वास व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। अब मैं मेरे जिला के संगठन के मुखिया श्री मनसाराम जी से निवेदन करूंगा, उपस्थित। अब चूंकि आज की सभा का समापन का अवसर है और मैं आप सभी जो देवतुल्य भाई और देवी स्वरूपा मात्र शक्ति हमारे बीच में आई है, ये जन जन घर घर और ढाणी ढाणी से आए हैं, जो हमारे अतिथि आए हैं दूर से चल करके, मैं उन सभी का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पाली विधानसभा क्षेत्र के सभी नगरवासियों से, पूरे विधानसभा वासियों से और पूरे समाज से, पूरे लोगों से, आम जन से, युवा से, बच्चे से, बड़े से, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, सबका धन्यवाद। ये हमारी पहचान है, अतिथियों का स्वागत और सम्मान, और उनकी बात को मंत्र मान करके, उनकी मान को सूत्र मान करके, हमारे ये संकल्प लेकर के आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को हटा करके परिवर्तन लाने का संदेश देते हुए भारत माता की।